हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है मन सिंह और आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर हम जो है लेक्चर 3 कंडक्ट करने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का। और इस लेक्चर में हम जो है देखने वाले एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जिसमें से हम जो है आज के लेक्चर में दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि है व्हीकल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक और दूसरा टॉपिक हमारा होगा वॉल ऑफ डेथ। अब सबसे पहले हम जो है ये वाले टॉपिक को देखते हैं कि व्हीकल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो है कुछ ऐसा फिगर आप सभी को दिखाई देगा। वहां पर यहाँ पर ये फिगर एक्चुअल में पता है क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एक व्हीकल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में जो है ट्रेवल कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं, वर्टिकली एक कैमरे को रखकर जो है इसका एक पिक लेकर आया हूं और जिसको मैंने फिर 2D इमेज उसका प्लॉट किया है। ठीक है, बट ये इमेज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को फील नहीं आएगा, तो फील दिलाने का काम मेरा है, तो मैं वो काम कर रहा हूं। देखिए, अब इसका फील अगर आपको लेना है तो मान लीजिए ये मेरी वो व्हीकल है, ठीक है, जो कि इस सर्कुलर पाथ में जो है ट्रेवल कर रही है। ये वही सर्कुलर रोड है जो कि मैंने एक्चुअल में लिया है आप सभी को फील दिलाने के लिए। ये वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक को दर्शा रहा है, ये जो प्लेट है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है और ये वो व्हीकल है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको एफबीडी बनानी है इस पर्टिकुलर चीज की, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, एक तो इसका व्हीकल का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसका खुद का वेट mg लगेगा नीचे की तरफ, और ऊपर जो है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ड्यू टू दिस रोड। ठीक है, तो n जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो रहा होगा mg से। और वहीं अगर मैं बात करूं, ये जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हमने ये चीज सीखी है कि सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो अगर वो सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए उसे जो है सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और इस केस में जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स। अब फ्रिक्शन ही क्यों भैया? क्योंकि देख भाई, क्योंकि ये जो रोड है और जो इस व्हीकल के टायर्स है ना, उनके बीच में जो है फ्रिक्शन पैदा होगी, क्योंकि यहाँ पर इस रोड का कुछ सर्टेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। उस कारण से फ्रिक्शन वो फोर्स होगा जो कि एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, और वो जो है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। अब भैया आप मुझे ये समझा दीजिए कि जो नेचर है फ्रिक्शन का वो क्या होगा, स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? तो देखिए, ये जो नेचर होगा ना फ्रिक्शन का वो स्टैटिक होगा। क्यों स्टैटिक होगा? क्योंकि देखिए, ये जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना इस बॉडी पर, वो इसको स्लाइडिंग से प्रिवेंट करेगा। मींस इसे जो है आउटवर्ड इस सर्कुलर मोशन के जाने नहीं देने देगा। अब देखिए, आउटवर्ड ही क्यों जाएगा ये? देखिए, आप ये कह सकते हो कि या तो इस पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी अगर मैं इस कार में बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे पता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स से बैलेंस होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ये बात हम सबने जो है यहाँ पर फील कर ली है, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? m ओमेगा स्क्वायर आर, और वहां पर v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर के फॉर्मूले से मैं ओमेगा की वैल्यू अगर v बाय आर पुट कर दूं तो वहां पर क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? mv स्क्वायर बाय आर, जो कि वो यहाँ लेफ्ट साइड में लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन राइट साइड में लग रहा है। अगर वो वैल्यू डोमिनेट करेगी तो मेरी कार जो है सर्कुलर पाथ में जाने के बजाय क्या होगा पता है? ऐसे बाहर आउटवर्ड स्लिप हो जाएगा। बट वो स्लिपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो एक्ट हो रहा फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन आप याद रखिए तभी एक्ट कर रहा होता है जब वो स्लाइडिंग नहीं ऑकर होने दे दो सरफेसेस के बीच में। तो इस वजह से कारण ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब इन दोनों सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग ऑकर होगी एक्चुअल में। तो आई होप सो फील आया होगा आप सभी को कि ये डायग्राम में एक्चुअल में चीजें हो क्या रही हैं। तो अब मैं जो आपको एफबीडी बताया मैंने एनिमेशन से, उसको मैं यहाँ पर जो है प्लॉट करता हूं। देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि इसका खुद का वेट mg लगेगा और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने ये कही आप सभी से कि इस टायर पर
स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो देखिए अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा mg से। अब ये बैलेंस क्यों होगा, क्योंकि देखिए भाई ये जब इस सर्कुलर पाथ में ये कार ट्रेवल करेगी मेरे भाई, तो कोई भी फोर्स जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वो डोमिनेट नहीं कर रहा। मींस ना तो mg जो है वो सॉरी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डोमिनेट करके इसको ऊपर उड़ा रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा ना, ये तो स्टिक है टू द रोड का सरफेस, और ना ही mg इतना डोमिनेट कर रहा है कि ये जो कार है वो इस रोड के अंदर जो है धंस जा रही है, ऐसा भी तो सिनेरियो नहीं है। मींस वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हैं ताकि ये बहुत ही स्मूथली ट्रेवल कर सके इस सर्कुलर पाथ पे। समझ रहे हो ना? तो इस वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस एक दूसरे से बैलेंस हो रही है, n बराबर mg आया। और वहीं पर मैं बात करूं दूसरे इक्वेशन की तो क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, और v बराबर ओमेगा r से मैं यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर दूंगा mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से या कितनी मैक्सिमम स्पीड से ये कार जो है सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर पाएगा। अब मैक्सिमम स्पीड क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है गुरु कि कितनी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू को ये फ्रिक्शन जो है हैंडल कर सकता है। क्योंकि आपने अगर 11th में थोड़ा सा आपको याद हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए हमें जो है यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्यों, क्योंकि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वैल्यू है जो इस फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है कि जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वैल्यू है इस mv स्क्वायर बाय r के बराबर, तब तक तो वो जो है उसे सक्सेसफुली सर्कुलर पाथ में घुमा पाएगा। बट जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा ये फोर्स की वैल्यू हो गई, mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू हो गई, तो फिर वो नहीं उसे हैंडल कर पाएगा और ये जो है आउटवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी। मींस मैंने वो चीज दिखाई थी ना कि वो कार जो है वो ट्रैक को छोड़कर आउटवर्ड स्लिपिंग हो गई थी उसकी कार की, तो वो सिनेरियो हो जाएगा। तो इस वजह से हमें जो है मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको ये फ्रिक्शन जो है हैंडल कर सके। अब देखिए यहां पर ये जो v है ये हमें मैक्सिमम चाहिए। अब कार का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो है वो भी कांस्टेंट है। तो देखिए वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम वैल्यू को छुएगी और यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम वैल्यू को छुएगा और यहाँ पर fs मैक्स हो जाएगा। और जब ये fs मैक्स होगा तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी भी उस समय मैक्सिमम वैल्यू को अपने हिट कर जाएगी। ठीक है, और fs मैक्स हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है गुरु, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है μs इंटू कैपिटल N। तो मैं क्या कर दूंगा μs इंटू कैपिटल N लिख दूंगा, यहां पर क्या लिख दूंगा mv मैक्स का स्क्वायर अपॉन r। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर मेरे पास वैल्यू है उसकी, तो मैं उसे mg पुट कर देता हूं और यहां पर mv मैक्स स्क्वायर बाय r है ही है। तो यहां पर देखिए m से m कटेगा, ये वैल्यू को मैं यहां पर लेकर जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू μs rg। तो यहां पर मेरे पास v मैक्स की वैल्यू जो है वो μs इंटू rg का स्क्वायर रूट आ चुका है। मींस ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको फ्रिक्शन जो है झेल सकता है। मींस इतने मैक्सिमम स्पीड से अगर हमारा कार इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो फ्रिक्शन जो है वो उसे हैंडल कर लेगा और सक्सेसफुली सर्कुलर पाथ में उसे रोटेट करा के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा पाएगा। बट उससे ज्यादा हुई वैल्यू, उससे ज्यादा एक्सीड हुई तो फिर वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आई होप सो ये पहला केस क्लियर है कि जब
मेरा जो व्हीकल है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में ट्रेवल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एक्चुअल में, और आई होप सो फील भी आया होगा कि यहाँ पर इस सिनेरियो में चीजें हो क्या रही हैं। तो अब मैं सेकंड टॉपिक पर बढ़ता हूं जो कि हमारा वॉल ऑफ डेथ। तो चलिए अब उसे देखते हैं। तो चलिए अब वॉल ऑफ डेथ के टॉपिक को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक वर्टिकल सिलेंडर होता है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल होता है, जिसके अंदर एक टू व्हीलर राइडर बोल सकते हो आप, या फिर एक व्हीकल ले लो, फोर व्हीलर भी हो सकती है वो। अब देखिए उसमें क्या होता है कि ये वॉल के अंदर जो है एक राइडर अपने बाइक को लेकर जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा होता है। उसका फील मैं आप सभी को दिलाना चाहूंगा। देखिए यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में उसे जो है एज अ पॉइंट मास ट्रीट किया हुआ है, तो मैं भी उस व्हीकल को एक पॉइंट मास की तरह ले रहा हूं। अब आप जो है इस ऊपर वाले सरफेस को मत देखिए, इसके नीचे तक देखिए, यहां से यहां तक, तो आपको दिखेगा कि ये भी क्या है, एक सिलेंड्रिकल वर्टिकल वॉल है, और उस पर जो है ये पॉइंट मास का पार्टिकल जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। बट यहाँ पर बाहर की तरफ कर रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर देखिए डायग्राम में वो जो राइडर है वो अंदर की तरफ कर रहा है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बट आई होप सो फील आ रहा होगा कि चीजें हो कैसे रही हैं एक्चुअल में। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर इसके एफबीडी की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, आई होप सो अभी विजिबल है क्लियर तरीके से। देखिए ये जो राइडर है ये तो अभी पॉइंट मास की तरह मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, इसका खुद का वेट mg होगा नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बात करें। और देखिए ये जो है नीचे की तरफ फिर गिरना जाए, मीन्स गिरना चाहेगा क्योंकि mg एक्ट कर रहा है ना उस पर भाई। बट देखिए इस वॉल का कुछ सर्टेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, और उसकी वजह से जो है ऊपर की तरफ क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, और उसका नेचर कैसा होगा, स्टैटिक होगा, क्योंकि वो भी जो है स्लाइडिंग को प्रिवेंट करेगा, स्लाइडिंग को होने नहीं देगा। और देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात करूं तो इस वॉल के सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस पर, बट यहाँ पर आप सभी को वो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है। मैं उसको जो है इस डायरेक्शन में बना रहा हूं, क्योंकि जब ये बॉल जो है अंदर की तरफ, मीन्स इस बॉटल के अंदर वाले सरफेस पर सर्कुलर मोशन करेगा ना, तो उस केस में जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है ना, नॉर्मल रिएक्शन जो आपको दिख रहा है, जो कि अभी बाहर की तरफ दिख रहा है, उसको जो है सेंटर की तरफ लगना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर जो है इस सिलेंड्रिकल वॉल का वो कहां पर होगा, ये बॉटल के अंदर होगा। और एक्चुअल में यहाँ पर देखिए जो राइडर है वो अंदर के सरफेस की तरफ चल रहा है, बट यहाँ पर क्योंकि मैं अंदर तो दिखा नहीं सकता अभी, बट बाहर चलेगा तो इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बाहर की तरफ दिखेगी। बट जब ये एक्चुअल में अंदर की सरफेस पर चलेगा ना, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस पर अंदर की तरफ लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, और वो नॉर्मल रिएक्शन गुरु एक्ट करेगा एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो एन जो है बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं होगी, ये नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि मान लेते हैं ये पॉइंट मास जो है एक फोर व्हीलर का है जिसमें ठाकुर जी बैठे हैं, और अगर mg गलती से डोमिनेट कर गया ना, तो फिर ये डायलॉग हो जाएगा उस सिनेरियो में, ठाकुर तो रस्ते लग गियो, ठाकुर काम से गियो। क्योंकि mg अगर डोमिनेट करेगा तो वो जो है इस कार को नीचे गिरा देगा ना भाई, सीधी बात है, तो खत्म, बाय बाय टाटा हो जाएगा। बट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन भैया आए हैं उसे बचाने के लिए, एकदम ऊपर लग रहे हैं, स्लाइडिंग को ऑकर नहीं होने दे रहे और स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं। अब देखिए इसी चीज को मैं जो है यहाँ पर अब एफबीडी आप सभी को मैं समझा चुका हूं, अब यहाँ पर बस मैं शो कर देता हूं उसे। देखिए नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा है, ऊपर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, और सेंटर की तरफ लग रही है नॉर्मल रिएक्शन। मैंने बोला था, क्योंकि मैं देखिए मैं अंदर वाले सरफेस पर इस पॉइंट पार्टिकल को नहीं रख सकता था, क्योंकि बॉटल के अंदर मैं नहीं जा सकता था, बट मैंने सरफेस पर रखा था, तो इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन उस सिचुएशन में यहां पर आ रही थी। बट जब ये अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल आएगा, तो उस वजह से वही नॉर्मल रिएक्शन जो है एक्ट करेगा एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो देखिए यहां से इक्वेशंस क्या मिल रही है मुझे, वर्टिकल डायरेक्शन में Fs बराबर mg, ये मेरी इक्वेशन है नंबर 1, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बराबर
m ओमेगा स्क्वायर r, और इसी को मैं जो है mv स्क्वायर बाय r लिख सकता हूं। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां पर जो है मुझे फाइंड करना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो है नीचे ना गिरे। नीचे ना गिरे इन द सेंस, अगर उस मिनिमम वेलोसिटी से कम में ये जो मेरा व्हीकल है उसका ये पॉइंट मास है एक्चुअल में, अभी बस आप इसे समझिए कि ये वो है व्हीकल ही है पूरा। अब देखिए यहां पर अगर वो उस वेलोसिटी से कम में ट्रेवल करेगा, जितनी मिनिमम वेलोसिटी अभी हम फाइंड कर रहे होंगे उससे कम में अगर ट्रेवल किया ना गुरु, तो ठाकुर तो गयो वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम उतनी वेलोसिटी से इसे चलना ही पड़ेगा ताकि फ्रिक्शन जो है उसे पकड़ कर रख सके और इस सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली ट्रेवल करा सके। बट उससे कम अगर रहा तो फिर वो नीचे स्लाइड कर जाएगा और इसकी कहानी खत्म, बाय बाय टाटा हो जाएगी। तो हमें जो है यहाँ पर वही मिनिमम कितनी वेलोसिटी हो इसकी ताकि वो उस सर्कुलर पाथ में चल सके बढ़िया तरीके से, फ्रिक्शन उसको टैकल कर सके और नीचे गिरने ना दे, उस मिनिमम वेलोसिटी की हमें जो है वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपने अगर पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में तो हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन वो लेस देन या फिर इक्वल टू होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब चलिए यहाँ पर Fs और Fl की वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर Fl की वैल्यू को अगर मैं बात करूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू μs इंटू n होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू mg होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं μs इंटू n की, तो n की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन 2 से क्या आएगी, mv स्क्वायर बाय r आएगी। ठीक है, यहाँ m से m गया और यहाँ पर देखिए अगर मैं इस r को वहां लेकर जाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और μs क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पर जाने पर डिवीजन में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा rg अपॉन μs लेस देन इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो v ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg अपॉन μs आएगा। तो देखिए ये जो एक्चुअल में क्या है, ये मेरी है एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू, मींस ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या दर्शा रहा है कि v की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए इससे या इससे बड़ी होनी चाहिए, मींस इससे कम नहीं हो सकती, मींस मिनिमम इतनी चाहिए तो चाहिए गुरु। तो इस वजह से ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन आपको दर्शा रहा है ना यहाँ पर, वो v मिनिमम को दर्शा रहा है। तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट rg अपॉन में μs। ठीक है, तो आई होप सो ये मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू कैसे हमने डिराइव की और दोनों डेरिवेशंस जो हमने किए, एक तो फर्स्ट केस में और ये अभी जो सेकंड केस किया, दोनों डेरिवेशन आप सभी को क्लियर है और चीजें एक्चुअल में क्या चल रही है उसका फील भी आया होगा। इस डेरिवेशन को करने के लिए क्या स्टेटमेंट्स लिखने हैं उसकी आप टेंशन ना ले, मैं नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा उसमें सारी चीजें A to Z रहेंगी। तो आई होप सो जो लेक्चर मैंने यहाँ पर दिया है, दोनों केसेस को डिस्कस किया है, उसका फील देने की जो कोशिश की है वो आप सभी को समझा होगा, पसंद आया होगा। और अगर कोई भी डाउट आपको लगता है अभी भी आपका बचा है इन टॉपिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं उसका वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। या फिर कोई और भी डाउट आता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा ID भी मिल जाएगी। तो आई होप सो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, सारी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम इस रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से चीजों को फील लेंगे और क्लियर करेंगे।